हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के अंशाल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसमें 7 सेट पेपर बने थे, तो वह सातों सेट को पेपर हल करके बताया जाएगा। तो आज जो है पहला सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पेपर कोड क्या है, तो 346 यस पेपर का कोड है। यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, वेबर है, वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट मीटर है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर होता है ई ए होता है। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ दूसरे लाइन से लिख सकते हैं फाई का मात्रक मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इधर हो जाएगा आपका ई ए का मात्रक। अब ई का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, ई का मात्रक होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 मीटर बचा रहेगा, तो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे वोल्ट मीटर कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, विकल्प जो है सही है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे लाया गया। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे ध्यान से। इसका दूसरा प्रश्न है ख, एक 24 सेमी, अब ध्यान देंगे 24 सेमी प्रतिरोध वाले तार एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। मतलब टोटल जो दिया गया है 24 ओम प्रतिरोध है और उसको समबाहु त्रिभुज में जोड़ा गया है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 9/2 ओम है, 16/3 ओम है, 12 ओम है, 24 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि 24 ओम का प्रतिरोध जो है समबाहु त्रिभुज में इसको जोड़ा गया है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ टोटल कितना है, 24 ओम है। तो अब ये 24 को जब 3 भाग में बांटेंगे तो 8 जो है पहला जो है ओम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 ओम पहला हो जाएगा, और 8 और ये भी क्या हो जाएगा, 8 8 8 मिलके क्या हो गया, 16, और 8 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 16, और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। किसमें जोड़ा गया है, समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। अब इसमें हमको बताना है प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। प्रभावी प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध इसमें क्या है, तो ध्यान देंगे यह 8 ओम और यह 8 ओम को जब इसको सीधा करेंगे तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो यह श्रेणी क्रम में हल कर लेंगे तो जो उत्तर आएगा वह उत्तर, और यह 8 ओम जो मिलेगा वह कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। क्योंकि यह दोनों जो बना हुआ है किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जितना उत्तर आएगा वह मान, और नीचे जो 8 ओम दिया है वह मिलेगा, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मतलब यह 8 ओम और यह 8 ओम मिलेगा तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। R बराबर R1 का मान क्या है, 8 है, R2 का मान क्या है, 8 है। 8 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। मतलब ये ऊपर जो है 16 ओम हो गया। अब ये 16 ओम और 8 ओम मिलेगा तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 ओम 8 ओम जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/r डैश हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r डैश बराबर 1/r1, R1 का मान क्या मान लेंगे, 16 ओम मान लेंगे, और R2 को क्या मान लेंगे, 8 ओम मान लेंगे। तो 1/16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1/r डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 16 है और यह 8 है, तो कितने से गुणा कर दे 16 हो जाए, तो 2 से जो है ऊपर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 16 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 16 हो गया। तो ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 बटा जो है 16 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर
देंगे, आर डैश ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आर डैश का मान क्या हो गया 16/3 जो है ओम जो है तुल्य प्रतिरोध इसमें आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन 16/3 जो है बी वाला ऑप्शन जो है क्या है सही है। तो कैसे इसको हल किया गया, इसमें दो क्रम है, एक श्रेणी क्रम है और एक दूसरा जो है क्या है समांतर क्रम है। पहले श्रेणी क्रम को हल करेंगे, उसके बाद से समांतर क्रम को हल करेंगे, और दोनों को जब हल करने के बाद से जो उत्तर आएगा वही इसका तुल्य जो है या प्रभावी प्रतिरोध इसका हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर ख भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर जो दिया गया है वह 100 ओम दिया गया है, XL बराबर क्या दिया गया है 200 ओम दिया गया है, तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। यहाँ पर वोल्टता तथा प्रभावी धारा में कलांतर पूछा जा रहा है। कलांतर का मतलब होता है फाई, इसमें फाई पूछा गया। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 0 अंश, दूसरा 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे किसका किसका मान प्रश्न में दिया गया है। तो देखेंगे R बराबर 100 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 100 ओम हो गया। XL बराबर क्या है 200 ओम है, तो XL बराबर 200 ओम हो जाएगा। XC बराबर 200, XC बराबर 200 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे कि आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर का सूत्र क्या है। तो यह LCR परिपथ है, और कैसे पता चला कि यह LCR परिपथ है, क्योंकि L है, C है और R दिया गया है। तो LCR परिपथ में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC बटा क्या होता है R होता है। यह किसका सूत्र है, तो यह कलांतर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर पहले सूत्र लिख लेंगे। अब सूत्र लिखने के बाद से उसमें मान को भर देंगे, तो लिखेंगे tan फाई बराबर XL कितना है, तो XL का मान देखेंगे 200 है, तो यहाँ 200 लिख देंगे। XC का मान क्या है 200 है, तो यहाँ XC का मान 200 रख देंगे। बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस कर दिया जाएगा। R का मान कितना दिया गया है, तो R का मान 100 है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है, बहुत आसान है। अगला लाइन बनेगा tan फाई बराबर 200 में से जब 200 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 हो जाएगा। बटा में क्या होगा 100, 100 में 100 से जब 0 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा 0 हो जाएगा। बताइए tan में किसका मान 0 होता है, तो tan फाई बराबर क्या हो गया 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि tan में 0 जो मान आएगा वह 0 अंश में मान जो है 0 होता है, इसलिए फाई बराबर क्या लिखेंगे 0 अंश हो जाएगा। इसमें विकल्प ऑप्शन जो है ए जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 0 अंश होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में देख सकते हैं क्या है, ए में आपका क्या है 0 अंश है। तो कैसे इसको हल किया गया, बहुत आसान विधि है। बस सूत्र आपको याद रखना है कि tan फाई का सूत्र होता है LCR परिपथ में XL माइनस XC बटा क्या होता है R होता है। तो प्रश्न नंबर ग भी जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे, प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ क्या है, तो प्रश्न नंबर घ देखेंगे, यदि ध्रुवण कोण अल्फा है, ध्रुवण कोण को क्या मान लिया गया है अल्फा है, और क्रांति कोण को क्या मान लिया गया है बीटा हो, तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा साइन बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा काट बीटा tan अल्फा काट बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा काट बीटा बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, और यह प्रश्न बहुत ही IMP है, क्योंकि यह कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब ये देखेंगे यहाँ पे ध्रुवण कोण कितना है, ध्रुवण कोण क्या है अल्फा है, और ध्रुवण कोण को किससे दिखाते हैं IP से दिखाया जाता है, तो IP बराबर अल्फा दिया है। क्रांति कोण को किससे दिखाया जाता है, तो क्रांति कोण को C से दिखाया जाता है, और क्रांति कोण C बराबर इसमें क्या है बीटा है, तो C बराबर बीटा हो गया और IP बराबर अल्फा हो गया। तो अब यहाँ सूत्र होता है n बराबर 1/sin C, मतलब ये सूत्र किसका है, तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में जो है संबंध है। n बराबर क्या होता है 1/sin C हो जाएगा। अब n बराबर 1/sin C, C के जगह पे क्या
क्या लिखना है, बीटा लिखना है। अब सी को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, बीटा हो जाएगा। अब बन जाएगा समीकरण नंबर ए। तो ये किसके नियम से बना है, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में जो है संबंध होता है, उसके अंतर्गत ये सूत्र लिखा गया है। और उसमें जो है सी के स्थान पे क्या लिख दिया गया है, बीटा लिख दिया गया, बन गया समीकरण नंबर ए। और आप लोग पढ़े होंगे बूस्टर का नियम। किसका नियम है, बूस्टर का नियम क्या होता है, एन बराबर होता है tan IP होता है। यह बूस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सूत्र बनाए थे, एन बराबर tan IP होता है। अब बताइए इसमें IP किसके बराबर दिया गया है, तो इसमें IP जो है अल्फा के बराबर दिया गया है। अब यहाँ एन बराबर tan IP को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिख लेंगे। यह किसका मान है, IP का मान। अब बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और पर समीकरण नंबर 2 को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, एन है, और इसमें भी देखिए क्या है, एन है। इसका मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का जो मान निकला हुआ है वही मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान क्या निकला है, एन बराबर 1/sin बीटा निकला है। अब यहाँ एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/sin बीटा हो जाएगा। और यहाँ एन देखिए एन है, तो एन की जब 1/sin बीटा हो गया, बराबर है tan अल्फा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर किसका मान रखा गया है, तो यहाँ पर एन का मान जो समीकरण 1 में निकला है वही मान यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें गुणा करेंगे, साइन बीटा का गुणा जो है, साइन बीटा गुणा साइन अल्फा में कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन बीटा गुणा जो है tan अल्फा में करेंगे तो क्या बनेगा, tan अल्फा इंटू साइन बीटा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंश में क्या है, 1 है, तो यह 1 के बराबर हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे कि tan अल्फा साइन बीटा किस में है, तो tan अल्फा साइन बीटा बराबर 1 जो है पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। विकल्प नंबर 1 जो है tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 ऑप्शन जो है पहला क्या है, सही है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको निगमन किया गया। तो इसमें 2 सूत्र का प्रयोग किया गया, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का प्रयोग किया गया तथा बूस्टर का नियम जो है इसमें प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से इसको सिद्ध किया गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, एक ही वेग से गतिमान में से किस कण के देवब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती हैं। मतलब एक ही वेग, मतलब वेग जो है एक ही हो, गतिमान में से किस कण के देवब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती हैं, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो है तरंगदैर्घ्य क्या होती हैं, अधिकतम होती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह विकल्प जो है फाइनल हो गया। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर इसका 2। प्रश्न नंबर 2 का क क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 अब समझेंगे क्या दिया गया है। अब यहाँ पर एक और विकल्प है, पहला ये विकल्प फाइनल हो जाए तो विकल्प क्या है इसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, अप्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसे दिखाते हैं, गामा से दिखाया जाता है, तथा निरोधी विभव को किसे दिखाते हैं, V0 इसको कहा जाता है या V0 भी कह सकते हैं, के बीच खींचे गए वक्र का ढाल होती है। अब यहाँ पे ढाल का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ढलान बराबर क्या होता है, H/E, मतलब प्लांक नियतांक और इलेक्ट्रॉन का आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, वक्र की ढलान कहा जाता है। तो ढलान का सूत्र होता है H/E। तो इसमें H/E जो है कौन सूत्र हो जाएगा, कौन ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, H/E दिया गया है। और इसमें वक्र की ढलान पूछा जा रहा है, वक्र की ढलान का सूत्र क्या होता है, प्लांक नियतांक बटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है 2 का क, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। यह भी प्रश्न बहुत IMP है। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस की जो है क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का परिभाषा बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब लेंस है और उसके मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस
कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी इसको शॉर्ट स्क्रीन करके अपने कॉपी में जरूर इसको नोट बना सकते हैं। अब अगला जो ख प्रश्न है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध होता है, केवल संबंध लिखना है, संबंध स्थापित नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, औसत आयु टाउ बराबर होता है 1.44 जो है टी हाफ होता है। क्या होता है, टाउ बराबर 1.44 जो है टी हाफ। टी हाफ का नाम क्या है, तो टी हाफ का नाम अर्ध आयु है, मतलब आधा समय इसको बोला जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर टाउ का नाम क्या है, औसत आयु है, और टी हाफ का नाम क्या है, अर्ध आयु है। तो प्रश्न नंबर ख भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ में औसत आयु तथा अर्ध आयु में क्या संबंध है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, यह कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 का ग है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का आपको अर्थ समझाना है। इसका मतलब कार्यफलन किसे कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, आप लोग परिभाषा जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जब किसी धातु के सतह पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो इसका मात्रक जूल होता है। इसका मतलब क्या है, जब जैसे गर्मी के महीने में क्या होता है, जब आप लोग छत पे जाते हैं तो आपका पैर क्या होने लगता है, जलने लगता है, और बहुत तेज़ी से जलने लगता है। इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश के द्वारा जो है जो उसके ऊपर प्रकाश किरणें आपतित होती है उस छत पर, उसमें से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को ही क्या कहा गया है, कार्यफलन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, कितना आसान है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन का सूत्र क्या होता है, तो W बराबर H गामा 0 होता है। अगर गामा 0 को बदल देंगे तो C बटा क्या हो जाएगा, लेमडा 0 हो जाएगा। इसको लेमडा नॉट भी कहा जाता है। आप लेमडा 0 भी बोल सकते हैं, लेमडा नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 सूत्र बताया गया कार्यफलन को, दोनों सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। ये तो और आसान है। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, कहेंगे चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। क्या कहेंगे, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहते हैं। कितना आसान प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 2 का अंगा, मतलब चोक कुंडली जी। अब चोक कुंडली क्या होता है, तो आप लोग मैक्री बल्ब देखे होंगे, LED बल्ब होता है, जब बड़ा सा जो लगाया जाता है तो उसके बगल में जो है चोक कुंडली लगाया जाता है, और चोक कुंडली में जो बहते हैं धारा, बहने वाला धारा क्या कहलाएगा, वाटहीन धारा उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। अब विभव प्रवणता क्या होता है, तो यहीं से इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान है, दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। और विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर डेल V बटा डेल या, मतलब डेल x का नाम क्या है, दूरी है, और डेल V का नाम क्या है, विभव में होने वाले परिवर्तन है। इसको कहा गया कि दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 2 का च है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित
परिभाषित कीजिए। मतलब चल कुंडली धारा मापी में धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं। अब धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र होता है विक्षेपण कोण बटा धारा। अब यहीं से चाहे तो इसका परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक के बीच बने विक्षेपण कोण, किसी चालक के बीच बने कौन सा कोण कहेंगे, विक्षेपण कोण, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस इसी में इसकी परिभाषा क्या हुआ है, छिपा हुआ है। कैसे बोलेंगे, किसी चालक के बीच बने कौन सा कोण, विक्षेपण कोण, और कहेंगे उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे यस आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं यस आई से प्रदर्शित करते हैं, और विक्षेपण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मतलब ये 2 का क भी जो है प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है इसी सूत्र में जो है छिपा हुआ है। अगर सूत्र आपको याद है तो इसका परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को जो है बताया गया। तो आज जो है 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करके अब जो है बताया जा रहा है। अब कल के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे चाहे तो अपने कॉपी बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अंशाल पेपर को हल कराया जा रहा है जिसमें 7 सेटों को जो है हल कराया जाएगा। तो आज जो है पहला सेट का पहला भाग था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।